नेशनलिज्म इन इंडिया की पहली वीडियो आपने देख रखी है, जिसमें मैंने इस चैप्टर को लेकर आपको इंट्रो किया था। इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना किया। आज इस चैप्टर की दूसरी वीडियो में मैं कुछ टॉपिक से आपको अवेयर करवाना चाहूँगा। जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया की बात जब भी होगी तो पहली बात जो स्टार्ट होगी वो होगी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म का आइडिया इंडिया में आया कहाँ से? तो आप सब जानते होंगे कि टिल 1947 हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल था। यानी कि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया जा रहा था, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाया जा रहा था, जिसमें हमारे इंडियंस का रोल बहुत ही कम था। 1947 के समय तक कुछ हद तक रोल इंडियंस का उसमें आ चुका था कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स में, बट मेजरली जो भी नियम कानून बन रही थी वो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ही बन रही थी। जिससे हो क्या रहा था कि हमारा जो डिमांड था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, इंडियंस का जो डिमांड था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए 1885 ये ईयर क्या उनको शो करती, ये ईयर शो करती कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट। यस, वही कांग्रेस जो आज आप देख रहे हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर 1885 से लेकर 1947 का एक समय जो चला, ये समय था इंडिया के अंदर नेशनलिज्म के फीलिंग का ग्रुप। यानी हर एक इंडियन ये चाह रहा था कि अब इंडिया को अगर रन करना है, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर रन करना है तो वो इंडियंस के द्वारा ही किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू हमारे नीड। इंडियंस की नीड के अकॉर्डिंग ही जो भी नियम कानून डेवलप होंगे वो सारे नियम कानून इंडियंस के अकॉर्डिंग ही डेवलप होंगे। ये हिम्मत हमारे इंडियंस के अंदर आई कैसे कि हम आगे बढ़कर ब्रिटिशर्स से ये डिमांड कर रहे हैं? ये हिम्मत हमारे अंदर इसलिए आई क्योंकि उस समय में पूरे के पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ ऐसा घटना हो रहा था जिससे हमको एक मोटिवेशन मिला, इंडियंस को एक मोटिवेशन मिला। वो कौन कौन सी वैसी घटना थी? एक तो आप जान रहे होंगे कि 1914 से 1918 के समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। इसी समय पर इंडो बर्मा वॉर भी चल रहा था, इसी समय पर इंडो अफगान वॉर भी चल रहा था। ठीक है, तो ये सारा वॉर जो था ना, और इसी समय पर जापान के द्वारा रशिया को डिफीट किया गया था। जैसे ही 1900 के समय में अगर पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए ना तो सुपर पावर नेशंस के रूप में कुछ ही नेशंस थे, जैसे ब्रिटेन भी एक था और रशिया भी एक था। तो अगर रशिया जैसे सुपर पावर को जापान जैसा छोटा सा कंट्री अगर हरा सकता है तो इंडियंस को मोटिवेशन मिला कि हम इंडियंस को नहीं ब्रिटिशर्स को हरा सकते, हम भी हरा सकते हैं, हम भी आज़ाद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा मोटिवेशन के लिए हमारा काम किया। इसके साथ साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का भी रोल प्ले किया गया था। इंडियंस के द्वारा भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के साइड से हम लोग लड़ने के लिए इंडिया से बाहर गए थे, बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी गए थे। 1914 से पहले यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इंडियंस के पास कोई भी वॉर टेक्निक नहीं था, मॉडर्न वॉर टेक्निक नहीं था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अपने आर्मी में रिक्रूटमेंट लिया, अपने आर्मी में शामिल किया और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की। क्यों ट्रेनिंग प्रोवाइड किया? क्योंकि उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भेजना था और वो इंडियंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए भी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाने के बाद जब वो वापस लौटते हैं ना, तो उनके पास क्या था? उनके पास लड़ने का टेक्निक था, मॉडर्न वेपन चलाने का टेक्निक था, सब कुछ था। इसके साथ साथ ये भी चीज़ वो जान चुके थे कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ना ब्रिटिशर्स को हराना भी मुमकिन है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं है कि पहली बार केवल और केवल इंडिया में ही जाके अपना डोमिनियन स्टेटस बना रहे थे, इंडिया को ही गुलाम बना रहे थे। इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्री को ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाए रखा था। वो सारी कंट्री में से बहुत सारी कंट्री आज़ाद भी हो चुके थे, जैसे कि अमेरिका 1773 में ही आज़ाद हो गया ब्रिटिश से। तो हमें ये तो आइडिया लग चुका था कि इन ब्रिटिशर्स को हराना नामुमकिन तो नहीं है, मुमकिन है। हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? हम इंडियंस के बीच में एक ब्रदरहुड चाहिए, हमें यूनाइटी चाहिए, हमारे बीच में एक यूनिफिकेशन का काम होना चाहिए, हमारे बीच में एक नेशनलिज्म का फीलिंग ग्रो होना चाहिए। अगर ये सब कुछ ग्रो हम कर लेते अपने बीच में, इंडियंस के बीच में, तो हम लोग एकजुट होकर इन ब्रिटिशर्स से लड़ भी सकते हैं और इनको हरा भी सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमको ये चीज़ समझ में आ चुकी थी। सिमिलरली नाइन आपके बुक में जब आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ साथ एक टॉपिक और है, वो है खिलाफत, जो कि 1918 के समय का है। और ठीक इसके बाद ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 1920 टू 22 तक चल रहा है, 1920 से 22 के बीच में चल रहा है। ये खिलाफत का क्या इशू था? खिलाफत का इशू केवल ये था कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे हिंदू धर्म में 4 संघाचार्य हैं। उसी के साथ साथ जो क्रिश्चियनिटी का बात आप करोगे तो वेटिकन सिटी में एक पोप बैठ रहे हैं।
जो कि हेड है उस धर्म के। सिमिलरली इस्लाम के अंदर भी एक पोस्ट थी, खलीफा का पोस्ट था, जो कि इस्लाम के टॉप गुरु करते थे, सबसे टॉप जो होते हैं गुरु, उनको वो पोस्ट पे मिलता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जो है ये बोलते हैं कि अगर हम टर्की को कैप्चर कर लेते हैं, टर्की जहाँ पे जिस रीजन के अंदर बगदाद का खलीफा का पोस्ट था, तो हम ये खलीफा के पोस्ट को हम ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये क्या करते हैं, खलीफा के पोस्ट को एंड कर देते हैं, यानी कि अब जो है इस्लाम धर्म में कोई भी धर्म गुरु नहीं है, ठीक है। खलीफा को पैगंबर मोहम्मद के फॉलोअर्स के भी रूप में जाना जाता है। तो जैसे ही खलीफा का पोस्ट खत्म होता है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लाम के जो भी फॉलोअर्स थे उन सब के मन में ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक नफरत पैदा हो जाता है कि उन्होंने हमारे रिलीजियस वे में हमको हर्ट किया है ब्रिटिशर्स। तो इंडिया के अंदर भी ये चीज़ फैल जाता है। महात्मा गांधी उस वक्त 1915 तक, ये कब चल रहा है खिलाफत वाला, 1918 में। अब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ चुके थे 1915 में। महात्मा गांधी जब 1915 में आ चुके तो 1915 16 एक साल तक वो पूरे इंडिया घूमे थे। उनको ऐसा घूमने के लिए उनके पॉलिटिकल गुरु गए थे जिनका नाम था जी के गोखले। गोखले साहब ने उन्हें कहा था कि देखो गांधी, तुम अभी नए नए इंडिया में आए हो, तुमको पहले इंडिया को पहचानना है, यहाँ के लोगों की परेशानियों को पहचानना है। तो एक साल पहले इंडिया को घूमो। एक साल घूमने के बाद 1916 में आप देखोगे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। उसके इस्टेब्लिशमेंट में पहली बार महात्मा गांधी ने पब्लिक स्पीच दिया, पहली बार पब्लिक से अवेयर होते हुए। 1916 के बाद 17 में चंपारण सत्याग्रह, 16-17 चंपारण, 18 तक में आपको दिखेगा अहमदाबाद एंड खेरा सत्याग्रह, यानी 3 सत्याग्रह वो भारत में कर चुके थे। और ये तीनों के तीनों सत्याग्रह जो किए थे वो, उसमें उनमें 100% सक्सेस रेट उनका था, यानी कि उनको कामयाबी मिली थी। 1918 तक अभी तक उनको सपोर्ट किसका नहीं मिला था, चंपारण में उनमें चंपारण सत्याग्रह में उनको किसान का सपोर्ट मिल गया। अहमदाबाद और खेरा जब आप देखोगे तो उसमें आप उनको जो लेबर क्लास था, मजदूर क्लास था, उनका सपोर्ट मिल चुका था। लेकिन इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जिसको मुस्लिम पॉपुलेशन भी कहा जा रहा है, उसका सपोर्ट अभी तक गांधी जी को नहीं मिला था। और 1918 में गांधी जी के सामने एक बहुत बड़ा एक मुद्दा सामने आ चुका था खिलाफत का। गांधी जी ने इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी लिया कि अगर इंडियन मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि खिलाफत में इनको सपोर्ट करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट अब किसको मिलेगा, इंडियन मुस्लिम्स को मिलेगा। तो गांधी जी ने आगे बढ़ के ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का वो स्टैब्लिशमेंट करते हैं, और इन ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट भी कौन बन जाते हैं, खुद गांधी जी बन जाते हैं। तो ये खिलाफत आंदोलन साथ में चल रहा था, 1918 के समय चल रहा था। 1918 से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक और ऐसा सिचुएशन इंडिया में बनता है कि अब ब्रिटिशर्स से बहुत कोई परेशान हो चुके थे। जैसे कि ब्रिटिशर्स से पॉलिसी से सबसे ज़्यादा परेशान कौन हो रहे थे, तो फार्मर क्लास परेशान हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया में 3 टाइप का एग्रीकल्चर टैक्स लगा हुआ था। कौन कौन सा? तो सबसे पहला जमींदारी टैक्स, ठीक है। उसके साथ साथ कौन सा, रैयतवारी टैक्स, और उसके साथ साथ एक और था मालवारी टैक्स। इसमें सबसे खराब जो टैक्स सिस्टम था वो था कौन सा, वो था जमींदारी टैक्स। आप जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखोगे ना, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये बंगाल बिहार वाले रीजन में ही होता है। क्यों सबसे ज़्यादा इसी रीजन में होता है, क्योंकि इसी रीजन में जमींदारी टैक्स भी चलता था। जमींदारी टैक्स में प्रॉब्लम क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, ब्रिटिशर्स का सर्टेन अमाउंट फिक्स रहता था कि हमको इतना परसेंट, एक जमींदार उसको अपॉइंट कर दिया गया, एक व्यक्ति को जमींदार बोल के उसको अपॉइंट कर दिया गया। उसको ये बोल दिया कि तुम सर्टेन टैक्स परसेंट, 90% टैक्स हमको दे दो, बाकी परसेंट तुम्हारा रहेगा। और इसके साथ उस जमीन का मेंटेनेंस भी तुमको ही देखना है, ठीक है, जमींदार को ही देखना है। और वो जमीन जो है ना वो हेरिडिटी होगा, यानी कि जो जमींदार है उसका बेटा भी उसके बाद वो जमींदार बन जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स एक कंडीशन लगाए हुए थे कि जिस साल तुम जमींदारी देने में फेल हो गए, वो जमींदारी जो टैक्स ब्रिटिशर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया वो फुलफिल करने में फेल हो जाता है, तो उससे वो जमींदारी ले लिया जाएगा और किसी और को वो जमींदारी दे दी जाएगी। तो जमींदार करता क्या था, जमींदार के पास बहुत बड़ा लैंड हो जाता था, तो वो जमींदार अपने नीचे भी एक और जमींदार क्रिएट कर लेता था। जिससे होता क्या था, मल्टीपल स्टेजेस में जमींदार क्रिएट हो जाता था। आज भी तुम अपने गांव में जाओगे तो कभी देखोगे 4 से 5 बोलेंगे हम भी जमींदार, हम भी जमींदार। तो एक ही गांव में इतने जमींदार कैसे हो गए? कारण एक ही था कि उतने बड़े लैंड पे कोई एक जमींदार जो था वो ठीक से रेगुलेशंस नहीं कर पाता था।
तो वो अपने नीचे भी 2 से 3 जमींदार वो क्रिएट कर देता था। एट लास्ट टैक्स दे कौन होता था? पीजेंट दे रहा होता था। तो पीजेंट्स के पास क्या होता था, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेने की कोशिश करते थे। तो ब्रिटिशर्स को हम परसेंट जो उसका फिक्स है उसको दे दें, और हम लोग जो आपस में 4-5 जमींदार बच रहे हैं, हमारे पास भी एक अच्छा अमाउंट बच जाए, जिसके कारण किसान को बहुत ही प्रॉब्लम होता था। इसके साथ साथ जो लेबर क्लास था, लेबर क्लास का क्या प्रॉब्लम हो चुका था, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो ग्राउंड बना है वो कैसे हो। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आगे की वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कैसे लेबर्स, कैसे आर्टिशियंस, इन लोग का रोल जो था वो क्यों ये लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरा बताऊंगा, उसके बाद रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड इट्स एस्पिरेशंस। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हाफ, मोर देन हाफ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।